आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। चंद रोज़ से सोशल मीडिया पे जम्मू कश्मीर के रुकन पार्लिमान आगा रूहुल्लाह की जानिब से दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल सेंटर में बुलाए जाने वाली कॉन्फ्रेंस एक अहम मौजू बनी हुई है और अवाम के पास तबकों ने इस पे कई सवालात उठाए हैं। जैसे ये कॉन्फ्रेंस आर्टिकल 370 की बहाली पे कम बल्कि 5 अगस्त 2019 के बीजेपी के सरकारी फैसले की तायीद करने पे ज़्यादा थी, या फिर इसमें बाज़ ऐसी पार्टियां या शख्सियात थी जिनका मौक़िफ़ कभी आर्टिकल 370 की बहाली के हक़ में नहीं रहा है, या फिर सिविल सोसाइटी के बाज़ अशख़ास का बग़ैर सोचे समझे इंतख़ाब किया गया था। इन्हीं सवालों के पस मंज़र में मैंने आगा रूहुल्लाह से आज बात की और उनसे कई सवालात पूछे। और सबसे पहले मैंने ये पूछा कि क्या ये कॉन्फ्रेंस आर्टिकल 370 की बहाली पे नहीं थी, जैसा कि लोग कह रहे हैं कि इसमें जो बोर्ड्स लगे हुए थे कॉन्फ्रेंस हॉल में, उन पे इबारत कुछ दूसरी नज़र आ रही थी और आर्टिकल 370 का वहाँ नाम नहीं था। ओपनिंग रिमार्क्स में ही मैंने बात की कि 370 की अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो यूनिलैटरल एब्रोगेशन थी, अनडेमोक्रेटिक एब्रोगेशन थी, इसके हवाले से बात की जाए। जम्मू कश्मीर के लोग नुक्ते नज़र को जो इस 370 की एब्रोगेशन को मुस्तरद करते हैं, उस नुक्ते नज़र को सुना जाए और उसको समझा जाए, उसको एंटी नेशनल ना बोला जाए। क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को ये हक नहीं है कि जब वो 370 की यूनिलैटरल एब्रोगेशन के खिलाफ बात करे, उनकी बात को सुना जाए बजाय इसके कि उनकी बात को एंटी नेशनल कहा जाए? तो शुरुआत ही इसी सवाल से हुई, इसी सब्जेक्ट से हुई। तो कॉन्फ्रेंस का सब्जेक्ट ही 370 का एब्रोगेशन था। लेट्स टॉक कश्मीर इसलिए क्योंकि ब्रॉडर जो हम सब्जेक्ट्स है इसमें टच करना चाहते थे। 370 तो वो तो इंटीग्रल पार्ट था इस कॉन्फ्रेंस का, मगर उसके साथ साथ ब्रॉडर सब्जेक्ट्स हम कवर करना चाहते थे। हमने 6 अलग पैनल्स रखे थे। 6 अलग पैनल्स में हमने 2 पैनल्स बिलखुसूस 370 की एब्रोगेशन के लिए ही रखे थे बजाते खुद। हालांकि बाकी 4 पैनल्स में भी 370 के हवाले से ही बात हुई। कॉन्फ्रेंस में स्पीकर्स का इंतखाब आपने कैसे किया था, यानी इसका कोई क्राइटेरिया भी था? मैंने पार्टीज का इंतखाब किया था, मैंने इंडिविजुअल्स का इंतखाब नहीं किया था। पार्टीज के लिए खुद का फैसला था कि वो किसे भेजे। पार्टीज का इंतखाब किया था पहला इसलिए पहली वजह ये थी कि कश्मीर में हमें ये बताया जाता है कि रेस्ट ऑफ इंडिया में 370 के हवाले से बात नहीं की जा सकती है। मेरी अपनी पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस मैंडेट लेने के बाद लोगों को, मैं बदकिस्मती से ये लफ्ज भी इस्तेमाल करूंगा, कि लोगों को डराती है कि आप डर जाए, 370 के हवाले से बात नहीं करें, क्योंकि 370 के हवाले से बात करने की गुंजाइश ही नहीं है रेस्ट ऑफ इंडिया में। तो मेरा पहला क्राइटेरिया ये था कि वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज बुलाई जाए जो अपोजिशन में है। उसके साथ साथ जैसे कि मैंने कहा, मैंने 2 एमपीज को बीजेपी से भी बुलाया था जो जम्मू कश्मीर से है, बीजेपी को भी बुलाया जाए। तो ये पता चले, मेरे लिए ये सवाल था कि जो ये हमें डराया जाता है कि हम अपनी बात नहीं कर सकते हैं, इस डर का सामना करें। मैं तो इस बात का जवाब जानता था। मैं लोगों के लिए इस बात का जवाब जो है जाहिर करना चाहता था कि जो मेरी अपनी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी डराती है, दूसरी मुख्तलिफ पार्टी तो डराती है। उन्होंने पहले ही सरेंडर किया था इसी नाम पे कि 370 के हवाले से हम बात नहीं कर सकते हैं। तो इस बात का जवाब ढूंढने के लिए कि क्या वो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज, उनमें से कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हमारे कॉज को, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस को, गारंटीज को, 370 को डिबेट कर सकती है, हमारे लिए कोई कॉमन ग्राउंड बन सकता है, हमारे लिए कोई होप है। तो वही क्राइटेरिया बनाया था। उसी क्राइटेरिया से मुझे लगता है प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी कांग्रेस है, उनको इनवाइट किया था। बीजेपी रूलिंग पार्टी है, उनके एमपीज को इनवाइट किया था। बहुत बड़ी अपोजिशन पार्टी है कांग्रेस के बाद, समाजवादी पार्टी उनको इनवाइट किया था। उसके बाद डीएमके है, बहुत बड़ी अपोजिशन पार्टी है पार्लियामेंट में। समाजवादी पार्टी के बाद उनको इनवाइट किया था, टीएमसी को इनवाइट किया था, सीपीआईएम को इनवाइट किया था। इसी तरह से कुछ और पॉलिटिकल पार्टीज है, उनको इनवाइट किया था, आरजेडी को इनवाइट किया था। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि पार्टिसिपेशन 90% थी, और 90% पार्टिसिपेशन में वो लोग थे जिन्होंने 370 के हवाले से लगभग उसी तरह की बातें की जो हमारा सेंटिमेंट है।
जब एनसी लीडरशिप और आपके दरमियान ख्यालात या नज़रियात का मिलान ही नहीं रहा है तो आप पार्टी से अलग क्यों नहीं होते? दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। जब मैंने पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ा वो 370 के प्लैंक पे लड़ा, एक जेन्युइन प्लैंक पे लड़ा कि मैं आई विल फाइट बैक जो हमें डराने चुप कराने की कोशिश की जा रही है, स्टेटस को एक्सेप्ट करने की कोशिश की जा रही है। मैं स्टेटस को चैलेंज करूंगा और मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन की गारंटी और डिग्निटी की एडवोकेसी करूंगा। तो लाखों लोगों ने उस नौकरी के लिए मुझे मैंडेट दिया। हाँ, उस नौकरी के लिए मुझे मैंडेट दिया। तो क्या मैं उस जो मैंडेट है उस जिम्मेदारी पे कहीं पे मुझसे कोई कोताही हो रही है? मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है। कितना मैं उस सब्जेक्ट पे सर्व कर पा रहा हूँ, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है। विजा भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी मेरी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि पार्टी के एजेंडा के तई मैं ऑनेस्ट हूँ, ईमानदार हूँ। मैं आज भी हूँ। बदकिस्मती से पार्टी के वो इंडिविजुअल्स अपने रास्ते से भटक चुके हैं, पार्टी के आइडियोलॉजी से भटक चुके हैं। अब मेरे लिए सवाल ये, आप भी पूछती है, बहुत सारे लोग ऐसे पूछते हैं कि ऐसे में क्या करना है। मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि जम्मू कश्मीर के लोगों का जो एजेंडा है उसकी सर्विस करना, आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को चैलेंज करना, इसकी एडवोकेसी करना, पार्लियामेंट से लेके स्ट्रीट तक, स्ट्रीट से लेके कॉन्स्टिट्यूशन क्लब तक, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से इंडिविजुअल से लेके स्टूडेंट्स तक, स्टूडेंट से लेके एमपीज तक, मैंने हर जगह इन 2 सालों में ये बात पहुंचाई है और बात उनसे कराई है। अगर ये एडवोकेसी करने में थोड़ी बहुत और कोशिश करके थोड़ी बहुत और स्पेस बना सकता हूँ, मेरे लिए वो कामयाबी होगी। वो मेरी इस सही जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा, पार्टी अगर इस सफर में मेरा साथ नहीं देती है या पार्टी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अगर इसी तरह जिस तरह से वो दूर हो चुकी है, उनके साथ मेरे रिलेशनशिप खुद ब खुद टूट जाएंगे। और मैंने इस बारे में कुछ दिन पहले एक स्पेस में, ट्विटर स्पेस में कहा ये मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द ये रिश्ता जो है टूटने वाला है। मगर जो मेरा अपने लोगों के सेंटिमेंट के साथ, उनके ट्रस्ट के साथ जो रिश्ता है, मैं वो उसको कभी हर्ट नहीं होने दूंगा। आखिर जम्मू कश्मीर की तमाम छोटी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो भी हैं और वो आर्टिकल 370 की बहाली का मुतालबा कर रही हैं कि जैसा कि हमने 5 अगस्त को देखा, तो आप सबको मुत्तहिद करने का इनिशिएटिव क्यों नहीं लेते? क्योंकि ये पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एनसी ऐसा करेगी, उस पार्टी ने नहीं किया है और जिसके आप पार्ट हैं। लेकिन आप अगर ये इनिशिएटिव लेते तो क्या आप नहीं समझते कि फिर ये जो आप का जो एजेंडा है इसको हासिल करने में आसानी होती? जब नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो आप चाहती थी कि एक प्लेटफॉर्म बने, एक कंसोलिडेटेड एफर्ट हो, जम्मू कश्मीर के लोगों ने कंसोलिडेटेड प्लेटफॉर्म और एफर्ट और मैंडेट दिया था नेशनल कॉन्फ्रेंस को। मेरी उम्मीद थी कि ये गवर्नमेंट, नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट असेंबली के इंस्टीट्यूशन से, कैबिनेट के इंस्टीट्यूशन से, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन से वही लड़ाई लड़ेगी। मगर वो नाकाम हुए। अब हमें दूसरे रास्ते देखने पड़ेंगे, इख्तियार करने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे। जिन पॉलिटिकल पार्टीज की आपने बात कही, मेरी नजर में वो पॉलिटिकल पार्टीज 370 के लिए जंग लड़ने के लिए सही फोर्सेस नहीं है, क्योंकि ये वही सारी पॉलिटिकल पार्टीज है जब वो पावर में आने के लिए उनके पास गुंजाइश थी, उन्होंने 370 को कुर्बान किया, प्रिंसिपल्स को कुर्बान किया और पावर को इख्तियार किया। सो दे आर टेस्टेड फोर्सेस। इसीलिए मैं चाहता हूं कि इसके साथ आम वो लोग जुड़े जो सही में स्टेक होल्डर्स हो, जो सफरर्स हो। सफरर से मतलब आम इंसान जम्मू कश्मीर का, जिन्होंने सिचुएशन की वजह से सफर किया है, जो स्टेक होल्डर है, जो कनेक्ट करते हैं ग्राउंड से। वो चाहे डॉक्टर हो, वो चाहे इंजीनियर हो, चाहे वो आर्टिस्ट हो, वो चाहे घर पे बैठा हुआ बेरोजगार जवान हो, वो चाहे मजदूर हो, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिनके पास पॉलिटिकल एक्विपमेंट हो, जिनके पास कन्विक्शन हो, जिनमें स्ट्रगल करने का मादा हो, उस दिन मेरी भी जरूरत नहीं होगी। साबिक रॉ चीफ एस दुल्लत ने जो वहाँ पे कंट्रोवर्सी उठाई कि शेख साहब ने आर्टिकल 370 की मनसूखी पे इंदिरा अब्दुल्ला अकार्ड के बाद मोहर लगा दी थी और अब इस पे रोया नहीं जा सकता, तो आप लोगों ने उनको नहीं बताया कि फिर 5 अगस्त 2019 को ये पार्लियामान में आर्टिकल ख़त्म करने का क्या तुक था? क्या आपने इस पे बात की उनसे? उन कमेंट्स की वजह से कोशिश हुई कि उस कॉन्फ्रेंस की इम्पोर्टेंस को थोड़ा सा डाइल्यूट किया जाए।
وہ ریمارکس انوانٹیڈ تھے اننیسیسری تھے اور وہ انکریکٹ تھے, فیکچولی انکریکٹ تھے. مظفر شاہ صاحب میرے لیفٹ سائڈ پہ اس وقت بیٹھے تھے جب وہ بات کر رہے تھے. میں نے مظفر شاہ صاحب سے گزارش کی اسی وقت جب وہ بات کر رہے تھے, میں نے ان سے کہا کہ آپ اس کے بعد مائک لے رہے ہیں, مہربانی کر کے ان فیکٹس کو کریکٹ کیجیے گا, انہیں جواب دے دیجیے گا. اور الحمدللہ مظفر شاہ صاحب بینگ مظفر شاہ صاحب, انہوں نے بہت ہی ہمت سے بھی جذبے سے بھی اس بات کا جواب دیا. آخری سوال روح اللہ صاحب آپ سے کہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 7-8 دہائیوں میں بہت سارے سرکردہ سیاستدانوں پہ بھروسہ کیا, ان کے حوالے اپنی قسمت کر دی اور ان کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ ہماری قسمت کا فیصلہ کریں, لیکن ہم نے ہر بار دیکھا ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے. جس طرح کا بیٹریل ہم بار بار دیکھتے ہیں, تو ہم آگے روح اللہ پہ کیسے بھروسہ کریں؟ آپ ان کو کیا کہیں گے؟ میں اس ناکردہ گناہ کا شکار ہو رہا ہوں جو میں نے نہیں کیا ہے, دوسرے لوگوں نے کیا ہے, اس وجہ سے مجھے بھی اس شک کے دائرے میں شمار کیا جاتا ہے. اور میں نے یہ بارہا اس بات کا احساس کیا ہے کہ ہر دن ایک امتحان دینا پڑتا ہے. جو شکوک دوسروں نے کھڑے کیے ان شکوک کو میرے بارے میں توڑنے کے لیے ہر دن مجھے امتحان سے گزرنا پڑتا ہے. میں یہ کہوں گا کہ پھر سے وہی بات کہوں گا, میرے اراؤنڈ نہیں, ایک پولیٹیکل کریکٹر ڈیولپ کرے, ایک پولیٹیکل کاز, ایک کنوکشن ڈیولپ کرے, اس کے اراؤنڈ ریلی ہو سب. اگر اس پولیٹیکل کریکٹر میں فٹ ہوتا ہوں مجھے اپنے ساتھ چلائے, اگر میں مس فٹ ہوتا ہوں مجھے بھی باہر نکالے. جج می بائی مائی ایکشنز ایوری ڈے. جس دن میں اس ایکشنز کی بنیاد پہ, حرکات کی بنیاد پہ اس پولیٹیکل کریکٹر پہ صحیح نہیں ٹھہرتا ہوں, مجھے نکال دے. اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی پولیٹیکل فورس ایسا نہ بنے جو ڈیپینڈیبل ہو ایک انڈیویجول پہ, مجھ پہ. روح اللہ صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.